हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक का हिंदी के गद्य खंड में 6 चैप्टर तक का प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उसको बड़े ही आसान शब्दों में उसके सभी सवालों का जवाब दिया है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ओ सदनीरा, जो हमारे गद्य खंड का 7वां चैप्टर है ना। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। आइए, क्या है पहला सवाल। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि चंपारण जो है ये हमारे बिहार का एक ज़िला है ना। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश के वक्त बाढ़ आया करती है ना। इस बार भी बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ आई थी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस ज़िले को, ठीक है। उत्तर है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण वनों की कटाई और गंडक नदी की चंचलता है। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो बाढ़ की पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वहाँ की भूमि समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई अब रुकावट नहीं आती, इसलिए वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगता। तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का जो सबसे बड़ा कारण था वो था क्या कि वहाँ जो बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो वहाँ की नदियों के पानी को रोका करता था गांव में और उन जगहों में जाने से जहाँ पे ज़्यादा आबादी हुआ करती थी। तो उसे कहा कि यार वक्त वक्त के पे सारे जंगलों को आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने वहाँ के पेड़ों की कटाई कर दी, जिसके वजह से नदी का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से समतल हो गया। और नदी में जब काफ़ी ज़्यादा पानी आती है बारिश के वक्त, तो उन पानी को रोकने के लिए वहाँ कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसके वजह से चंपारण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और वहाँ जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होती है ना। तो इसलिए आपके भी गांव में अगर कोई नदी है तो उसके आसपास आप देखेंगे कि पेड़ पौधे होंगे, है ना। अगर नदी के आसपास पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, उन जगहों पे पानी का स्तर जब बढ़ जाएगा तो वो पानी बह करके आपके गांव में चले आएंगे, है ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। मतलब कीमियाई प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है। बड़ा ही छोटा सा सवाल है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय है कि इतिहास में घटित घटनाओं का प्रक्रिया का विश्लेषण और अध्ययन करना, ताकि उनसे सीख लेकर वर्तमान का और भविष्य के लिए उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सके, है ना। तो जो इतिहास का मतलब क्या, इतिहास मतलब बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है ना। और कीमियाई प्रक्रिया क्या होती है, ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं, ठीक है, जिसके और अध्ययन करते हैं कि उन घटनाओं से हमारे क्या नुकसान हुए थे। अगर वो घटना हमारे फ्यूचर में होगा या फिर वर्तमान समय में अगर कुछ हो जाता है वैसा ही घटना, तो हमारे क्या नुकसान होंगे, उनसे बचने के क्या उपाय हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को जिसमें सिखाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, है ना। अंग्रेज़ आए, बाहर से बहुत से मुग़ल आए, बहुत से अलग अलग देशों से हमारे ऊपर आकर के राज किए हैं, है ना। तो ऐसा फिर से ना हो, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, उससे लड़ने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो यही होता है कीमियाई प्रक्रिया। कीमियाई प्रक्रिया का मतलब होता है इतिहास में घटित घटनाओं को अध्ययन करना और उससे फ्यूचर में फिर ना हो या फिर अगर हो भी वैसा घटना तो उससे कैसे बचा जा सके, इसकी उपाय करना, है ना। आइए अगला क्वेश्चन है धानगढ़ शब्द का क्या आशय है।
धांगड़ शब्द का क्या मतलब है? देखो, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। ठीक है, धांगड़ शब्द जो है वो ओराव भाषा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है भाड़े का मजदूर। ठीक है, धांगड़ एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगड़ जाति आदिवासी जातियों ओरावा, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। धांगड़ मिश्रित ओरावा भाषा में बात करते हैं। धांगड़ का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मन प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ जो है आप लोग यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, मजदूर होता है और छोटा नागपुर के चंपारण पठार से लाया गया था, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लूँ, पेन है ही नहीं है यहाँ पे यार। अच्छा, ठीक है, तो धांगड़ जाति जो होता है बाबू, धांगड़ का मतलब होता है मजदूर, भाड़ा पे लाया गया मजदूर। देखते हैं ना बहुत से अभी हमारे गांव में जैसे कि खेती हो रही है ना, तो हमारे गांव में क्या होगा कि धान काटने के लिए, फसल की कटाई के लिए हमारे बस्ती में अगर मजदूर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बस्ती से या फिर किसी दूसरे ज़िले से लोगों को मंगवाते हैं और अपने एरिया की फसलों को कटाई करते हैं, है ना, उसे उसके बदले दाम दिया जाता है ना। तो वही मजदूर जिसको हम लोग भाड़ा पे ला करके काम करवाते हैं वो होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग धांगड़। ठीक है, और धांगड़ जो है ये एक आदिवासी जाति भी हुआ करता था। ठीक है, जो कि 18 शताब्दी में अंग्रेज लोग क्या करते थे, इन्हें नील की खेती के लिए दक्षिण बिहार से छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, दक्षिण बिहार में लाया करते थे छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। थारुआ की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारुआ की कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने के योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सींग से टोकरी पात्र बनाते थे, है ना। सींग समझते हैं, ये बांस को हल्का हल्का छील करके, ठीक है, उसका एकदम पतला 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 लेयर निकाल करके उससे टोकरी, खचिया, सूप, दौरा ये सब बनाया जाता था, है ना, धान वगैरह रखने के लिए और भी बहुत से काम के लिए। ठीक है, जो कि थारुआओं की कला में आता है ना। आप देखेंगे कि छठ के टाइम में या फिर शादी ब्याह के टाइम में आपके घर में बहुत से जैसे झाड़ू आता है, खची आता है, सूप, दौरा ये सब आता है, जिसका किस चीज़ का बना होता है ना, बांस का बना होता है ना, घास वगैरह का बना होता है, अलग अलग आकृति, अलग अलग डिज़ाइन में बना हुआ होता है ना। तो ये सब जो काम होता है ये होता था हमारे, ये जो कला है इसको बोलते हैं थारुओं की कला। ठीक है, झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नज़र आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधू का अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। वधू जब ये काम पहली बार करती तो माथे के ऊपर पीड़ा पर रखे सींग से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, आप अभी भी देखेंगे आप अपने बस्तियों में कि आपके घर की जो माएँ हैं या फिर जो बड़ी भाभियाँ हैं वो क्या करते होंगे, जब आपके बड़े भाई या फिर माँ पापा खेत में काम करने जाते हैं फसलों की कटाई रोपाई के लिए, तो उनके लिए खाना घर से ले जाया जाता है ना। आपकी मम्मी या फिर आपकी भाभी जो भी है वो ले जा करके देती है। ठीक है, तो ये एक तरह का वहाँ क्या था, रिवाज था। ठीक है, और थारुओं की कलाओं में बहुत कुछ मतलब कि बनाने को इन लोग को आता था, जैसे कि दिया आता था बनाने को, झाड़ू वगैरह बिनने को, ये सारे कला जो है ये हम लोगों को जिस कला में सिखाया जाता है उसको बोलते हैं थारुओं की कला। ठीक है, आइए अंग्रेज नीले किसान पर क्या अत्याचार करते थे ये भी आइए। ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे।
किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होगी। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। अंग्रेज़ द्वारा ये सब अत्याचार किया जाता था। नीले किसान किसे बोलते थे? जो नील की खेती किया करते थे। बिहार में चंपारण एरिया में जिस भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जो ज़मीन होगा उस पर नील की खेती की जाती थी। नील का खेती एक तरह का कलर होता है और जिस खेत में एक बार नील की खेती की जाती थी वहाँ से उस ज़मीन से उर्वरकता जो हुआ करती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, इस वजह से किसान उसे करने से भी कतराते थे। ठीक है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, है ना। ये हमारे अंग्रेज़ जो थे ये हम लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार किया करते थे। ठीक है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो, अंग्रेज़ के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। ठीक है, अंग्रेज़ के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेज़ का बहुत ही भारी नुकसान होता। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, है ना। गंगा पर पुल बनाने में इनकी इंटरेस्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर गंगा पे पुल बन जाता तो वो पुल बिहार के बहुत से जिलों को जोड़ता, जिससे होता ये कि एक दक्षिण बिहार के जो क्रांतिकारी थे वो सभी जगह पे जाते और सभी लोगों को क्रांति के लिए, ठीक है, मोटिवेट करते, उन्हें उनके अंदर वो गुस्सा वो जज्बा जगाते। ठीक है, इसलिए अंग्रेज क्या थे कि दक्षिण बिहार के लोगों के क्रांति को देख करके वो खौफ खा रहे थे और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, गंगा पे पुल नहीं बनाया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी चंपारण में कृषकों मजदूरों की समस्याओं को दूर करने ही आए थे। वहाँ की दुखद स्थिति देखकर और अत्याचार देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। थोड़े समय बाद उन्होंने 3 गांवों बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। तीनों स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए थे। कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से आए थे। बड़हरवा विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बनवाजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतीबाई गोखले ने संभाला था। चंपारण में जब हमारे गांधी जी गए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी गरीब हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई यहाँ की गरीबों को सिर्फ पैसे दे देने से या फिर आर्थिक चीज़ें मुहैया करा देने से, मदद कर देने से इनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। अगर इनकी स्थिति को सुधारना है तो इन लोगों के अंदर जो सबसे पहले चीज़ देनी होगी वो है शिक्षा। तो उन्होंने क्या किया, उनको शिक्षा देने के लिए वहाँ के 3 गांवों में उन्होंने आश्रम खोला, आश्रम वाला विद्यालय खोला। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 3 लोगों को बुलाया अपने साथी को और वहाँ पे पढ़ाने के लिए उन लोगों को बतौर शिक्षक के तौर पे रखा, है ना। जिनमें से एक के विदेश से इंजीनियरिंग करके आए थे श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी जो थी अवंतीबाई गोखले। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बड़रवा गांव में उन्होंने विद्यालय को संभाला था। ठीक है, आइए गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? देखिए, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। वो अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह भी विचार था कि जो ज्ञान की वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे, है ना। देखिए, गांधी जी जो थे वो मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए वो अपना उनका जो एक अलग विचार था, उनके सोचने की जो क्षमता थी वो एक अलग तरह की थी। ठीक है,
तो जब गांधी जी बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा रहे थे तो वो चाह रहे थे कि भाई जो ये पढ़ेंगे तो सिर्फ एक किताबी कीड़ा और किताबों से नॉलेज लेकर के सिर्फ नौकरी पाने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए ये नहीं रहेंगे। इनका मकसद होगा कि वो अपने चरित्र को सुधारें, अपने संस्कार को एक अच्छा संस्कार में वो पाए, वो एक अच्छा संस्कार और एक अच्छा चरित्र वो पाएँ। बच्चे जो भी विद्यालय में पढ़ेंगे उनके अंदर दो चीज़ें उत्पन्न करना था, एक संस्कार और दूसरा क्या था, एक अच्छा सा चरित्र का निर्माण करना था। वो चाहते थे कि भाई जो अक्षर ज्ञान है, मतलब जो किताबों से जो पढ़ते हैं उसको तो प्राप्त करना सिर्फ एक साधन है, ठीक है, लेकिन जो मेन मकसद था उनकी शिक्षा का, वो चाहते थे कि वे सभी बच्चे शिक्षा को प्राप्त करके अपनी बुद्धि का विकास करें और उस बुद्धि का इस्तेमाल वो अपने जीविका को पूरा करने में करें, है ना। उस शिक्षा का उपयोग वह अपने फसलों को उपजाने में, अपने आसपास हो रही समस्याओं को सुलझाने में करे, है ना। जो कि अभी के दौर में आप देखेंगे भी कि अभी के दौर में भी लाखों स्टूडेंट आज बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे आपके साथ, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चुनिंदे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना मकसद चुन रखा होगा, एक अच्छा सा मकसद के लिए अपना एक गोल सेट कर रखा होगा। अधिकतर लोग से अगर पूछोगे आप तो क्या जवाब देगा, क्या करना है भाई, तो 2-3 तो जो गवर्नमेंट जॉब है उसका बारे में वो बताएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बस हाँ बस पढ़ाई करना है, पास करना है, फिर उसके बाद क्या है, बस लगे रहना है ना। तो ऐसा हाल है हमारी शिक्षा की। अब आप लोग जब पढ़ रहे हो तो इसका कुछ मकसद होना चाहिए ना, है ना। काम तो हर कोई करता है, अब काम तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ो या ना पढ़ो, आपको अर्निंग करनी है। आज करो, 2 महीना बाद करो, 2 साल बाद करो, वो करना है। लेकिन जब एक इंसान पढ़ लिख लेता है तो वो अर्निंग जो करता है, उसके अर्निंग करने का तरीका जो होता है वो अलग ही होता है, एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही प्रोफेशंस के साथ, है ना। अब आप देखिए एक नॉर्मल किसान, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जो एक पढ़ा लिखा जो किसान है, पढ़ लिख करके जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर लिया है, वो अगर किसानी करता है तो वो अच्छा फसल उपजा सकता है ना। उसे मिट्टी की जानकारी होगी, उसे खाद की जानकारी होगी, बीजों की जानकारी होगी, है ना। लेकिन जब आप एक नॉर्मल किसान, जैसे कि आप अपने दादा परदादा को देखेंगे तो उनके कंपेयर में जो अभी के जो पढ़े लिखे युवा जो एग्रीकल्चर पढ़ कर किसानी कर रहे हैं वो बड़े अच्छे फसल उपजा देंगे कम खर्चे में, है ना। लेकिन जब हमारे पापा और दादा के बारे में बोला जाए तो क्या करेंगे, वो सीधी से जाएंगे, हाँ भाई बासमती चावल है, मोटा धान है, वो लगा देंगे, ठीक है, वो मट्टी वट्टी चेक नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स होगी, डेटा होगी, तो आप क्या करोगे, उसमें वैसे ही फसल लगाओगे जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देके जाए, है ना। अब जहाँ पे आलू होगी वहाँ पे आप धान लगाओगे तो ये पॉसिबल है नहीं ना, है ना। तो ये बोल रहे गांधी जी कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ किताबी कीड़ा होना, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसको एक सही जगह पे इस्तेमाल करना होना चाहिए। ये हमारे गांधी जी के शिक्षा संबंधित क्या थे, आदर्श थे। आइए अगला क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भयी पुरुष थे। गांधी जी ने 1917 में बेलगांव में भी तेहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करें, ठीक है। पुंडलिक जी के बारे में अगर छोटा सा डिफिनेशन दिया जाए तो पुंडलिक जी कौन थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक है। और पुंडलिक जी को गांधी जी ने क्यों बोला था, ताकि वो बच्चों को वहाँ पढ़ाए और आसपास के गांव वाले जो लोग हैं उनके दिल से जो अंग्रेज हैं उनके डर को ख़त्म करे और क्रांति के लिए उन लोगों को तैयार करे, ठीक है। आइए गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया, इन सीखों को आज आप कितने उपयोगी मानते हैं। आइए उत्तर है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की 2 सीख थी, निर्भीकता और दूसरा था सत्याचरण। सॉरी यार, थोड़ी सी जुकाम हो गई। तो इनकी जो 2 सीख थी वो पहली थी निर्भीकता और दूसरी थी सत्याचरण।
निर्भीकता क्या होता है? देखिए, निर्भीकता जीवन का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण आचरण है जिसके अभाव में पशुता और मानवता में अंतर करना कठिन आता है। निर्भीकता एक इंसान और एक जानवर में फर्क को बताता है। अगर किसी इंसान में निर्भीकता नहीं है तो वो क्या इंसान नहीं, पशु के समान है, यानी कि दयालुपन, है ना, दयालुपन, ईमानदारी, ये सब गुण अगर नहीं है एक इंसान में तो वो क्या है, एक जानवर के समान है। ठीक है, वही हो रहा है। सत्य तभी जीवित रहेगा जब उसके पास निर्भीकता खड़ी रहे। अपनी सच्ची बात अडिग रहना, निर्भीक होना और उदंड होना अलग अलग है। उदंडता एक निषिद्ध आचरण है जबकि निर्भीक होना महत्वपूर्ण और अति आवश्यक। आइए सत्याचरण के बारे में जानते हैं। सत्याचरण एक ऐसा तत्व है जिसके अभाव में संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। बिना तथ्य की जानकारी में कोई बात करना, अफवाह उड़ाना भी असत्याचरण ही है। विश्वास की नींव सत्याचरण पर ही टिकी है। गांधी जी बिना कोई बात परखे सत्यता की जांच को नहीं कहा करते थे। सत्य करके जीवन का संबल था। यही हमारे जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में हम मानव कहलाने का गौरव भी खो देते हैं और हमारा अस्तित्व जो विश्वास की बुनियाद पर खड़ा है ढह जाएगा। देखिए, सत्याचरण मतलब कि ईमानदारी। सत्याचरण मतलब कि ईमानदारी। अगर ईमानदारी इंसान में नहीं होगा, ठीक है, ईमानदारी से अगर लोग काम नहीं करेंगे, ईमानदारी को अगर हर कोई भूल जाएगा तो क्या होगा, हमारा पूरा विश्व क्या होगा, एक अलग ही संकट में चला जाएगा, है ना। किसी को कुछ काम दिया, वो काम किया नहीं, वो दूसरा काम कर दिया, है ना। उस वक्त पे जो काम होना था तो क्या होगा, वो तो बर्बाद हो गया, है ना। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे बिहार में बहुत से पुल ढह गए हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ सरकार थी, आम जनता नहीं थी? क्यों भाई आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा? क्यों जब आपके पास से ही पुल बन रहा था तो उसमें जब कुछ गलतियां हो रही थी, आपको जानकारी होते भर में भी आपने आगे अदालत में जाकर के केस नहीं किया? उच्च अधिकारियों पास आपने जाकर के नहीं बोला, है ना। तो इसमें गलती किसकी थी? सिर्फ सरकार की तो नहीं थी ना, एक आम जनता की भी थी, है ना। आपके गांव में अगर एक नली का विकास हो रहा है तो उसमें अगर चीटिंग हो रही है तो भी आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमारे मुखिया जी करवा रहे हैं। जो इंसान अपने मुखिया से सवाल करने में डरता हो, वो अगर प्रधानमंत्री को गाली दे रहा हो, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा हो, तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है ना। आपके पास जो है उसी से आप सवाल नहीं कर पा रहे, है ना। तो आपके पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। ठीक है, वही बोल रहा है कि सत्याचरण एक ऐसा तत्व है जिसके अभाव में संसार का अस्तित्व पूरी तरह से संकट में पड़ सकता है। अगर ईमानदारी आप में नहीं हो, निर्भीकता नहीं हो, तो पूरी दुनिया क्या होगी, फना हो जाएगी। ठीक है, आइए अर्थ स्पष्ट कीजिए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। इसका मतलब समझाइए। यह पंक्ति उस प्रसंग में आई है जब जंगल की कटाई डटकर हो रही थी। यह कितना विलक्षण है कि एक और मनुष्य जंगल काटे जा रहा है, खेतों, पशुओं और पक्षियों को नष्ट करता जा रहा है, नदियों पर बांध बनाकर उनके अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। धरती को भोगने की लालसा में मानव वसुंधरा भोगी हो गया है। दूसरी एक मानव है जो धर्मांध है, वह गंगा को माता कहता है पर अपने घर की नाली का कूड़ा, करकट, पूजा सामग्री आदि गंगा में ही फेंक रहा है। दोनों ही प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? वह प्रकृति का विनाश भोगार्थ करता है और यह प्रकृति का विनाश धर्मांधता के कारण करता है ना। देखिए, इसका मतलब है, देखिए दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक धर्म के नाम पे अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक अपनी पॉकेट भरने के लिए, है ना। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, पशु जो भी है उस वजह से नष्ट हो जाएगी। सारे जंगलों के जो पशुएं हैं वो भाग जाएंगी, मर जाएंगे, है ना। नदियों पर हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बांध बना देते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। हाँ, होता भी है, लेकिन उससे क्या होता है, नदियों का अस्तित्व खत्म होता हुआ चला जाता है ना। ये हमने पॉकेट भरने के लिए किया।
लेकिन एक तरफ जो दूसरा इंसान है वो क्या करता है, अपने नदियों को माता मानता है ना, लेकिन अपने घर का कचरा को फिर उसी नदी में डाल देता है, अपने घर के कचड़ों को फिर उसी नदी में डाल देता है। तो इस तरह से उसने भी प्रकृति का विनाश किया और जो पैसे बटोर रहे हैं वो भी विनाश कर रहे हैं, है ना। तो इस लाइन का यही मतलब है ना, कि भोगी मानव और धर्मांध मानव, धर्म में अंधा हुआ मानव और भोगी मानव जो है, वसुंधरा भोगी मानव जो है, ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, गलत काम, लेकिन अलग अलग तरीका से, है ना। आइए अगला, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी नीतियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करते। चंपारण की यह आंसर है, चंपारण की यह गौरवशाली भूमि महान है। यहाँ अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी व्यक्ति आए, उन्होंने यह तो इस पावन भूमि की क्षति पहुंचाई या आकर बस गए, किंतु धन्य है उसकी सहनशीलता एवं उदारता, इसने इन सब को भुला दिया, क्षमा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी नीतियों को सौंपा दिया। इसने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया, स्वयं को उन अतत्यों के हाथों समर्पित कर दिया, उन्हें अपनी विधियों में से स्मृति कर दिया। देखिए, चंपारण में बहुत से आक्रमणकारी आते हैं, बहुत से राजा महाराजा आकर के बसते हैं, जो यहाँ पे बहुत से अपने फ़ायदा के लिए बहुत ज़्यादा प्रकृति को यहाँ नुकसान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो धरती है वो इन लोगों को माफ़ करता है और उन लोगों को अपने पास रखता है ना। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बसे, है ना। लेखक जो हमारे चैप्टर में है, बहुत इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत जगह से लोग आए थे और चंपारण में आकर के बसे थे, ठीक है। तो वो जो आए थे वो कहाँ कहाँ से आकर के बसे थे और वो यहाँ आ कर के किस लिए बसे थे, ठीक है। वो कहाँ से आए थे और यहाँ आके किस मकसद से बसे थे, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आइए आंसर देखते हैं। चंपारण में विभिन्न जाति के लोग समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों से आकर बस गए। लेखक ने बताया कि विजय यात्रा पर आए नान्यदेव चालुक्य ऋषि विक्रम आदित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए। नान्यदेव यहाँ कर्नाट वंश स्थापित किए, ठीक है। फिर दूसरे जो थे वो अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के ज़मींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिण भारत के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। अंग्रेज़ों का मकसद था नील की खेती से मुनाफा कमाना और ये किसानों से खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। खेती करने के लिए धांगड़ और थाराउओं को भी बुलाया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो नान्यदेव चांद वगैरह जो आए थे वो यहाँ पे एक के मकसद से आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के क्या किया, कर्नाट वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। और अंग्रेज और पश्चिम भारत के जो ज़मींदार थे, ये लोग जो हमारे बिहार के चंपारण जिले में आए थे, वो अपना मकसद लेकर के आए थे यहाँ नील की खेती करने के लिए, ठीक है। और वो नील की खेती यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती करवाते थे, है ना। आखिर भाई आपसे सवाल उठता होगा कि भाई नील की खेती करने में क्या बुराई थी, कर देते, है ना, फसल तो उपजाते थे। तो भाई देखो, नील की खेती एक ऐसी फसल होती है नील, जो अगर किसी भूमि पे उपजाया जाए एक बार, तो वहाँ से उस भूमि की, उस मिट्टी की उर्वरकता जो होती है वो पूरी तरह से वो सोख लेती है, ठीक है। नील जो होता है वो एक तरह का रंग होता है, ठीक है। और इस खेती को करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि धांगड़ और थराऊ कला के लोगों को उन्होंने यहाँ पे बुलवाया था, ठीक है। आइए, नील है गोरे और गांधी से जुड़े प्रसंगों का अपने शब्द में लिखिए। देखिए, नीलहे गोरे ने जब किसान पर अत्याचार किया करते थे, तब एक किसान के बुलाने पर आतंक और बेबसी के उस आलम में गांधी जी का आगमन हुआ, है ना।
नील्हे गोरे जो थे, जो नील्हे किसान नील की खेती करवाते थे गोरे लोग, अंग्रेज लोग, उसे हम लोग नील्हे गोरे बोलते हैं, ठीक है। तो वे लोग क्या करते थे, किसानों पे बहुत अत्याचार करते थे। किसानों पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। अगर कोई गोरे जो अंग्रेज़ थे वो अगर बीमार होता था तो उसके इलाज के लिए ये किसानों से ही खर्चा वसूलते थे, है ना। और नील की खेती तो एक बहुत बड़ी अत्याचार किसानों पे थी ही, है ना, क्योंकि उसकी भूमि जो थी वो पूरी तरह से उस काबिल फिर नहीं बच पाती थी जिसमें फसल उपजाई जा सके, एक बार अगर नील की खेती की जाती थी तो, है ना। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी उस पर आतंक और बेबसी का आलम छाया हुआ था। तो एक किसान ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया, ठीक है। तो उसके बुलाने पे गांधी जी है वो चंपारण की तरफ आते हैं, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण की प्रजा को भय और अत्याचार से बचाने का प्रयत्न किया और वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की। पुंडलिक जी ने भी निर्भीकता गांधी जी से ही सीखी थी। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो घर के मालिक उसके घोड़े की लगाम पकड़े। यहाँ पे जो साहब का इस्तेमाल हो रहा है ये जिक्र हो रहा है अंग्रेज़ों के, ठीक है। जब अंग्रेज़ आया करते थे तो वहाँ पे उस मोहल्ले के जो आसपास की घर हुआ करती थी, वो घर के मालिक जो थे वो क्या करते थे, उसके घोड़े की लगाम को पकड़ते थे ताकि घोड़ा भाग ना जाए। एक दिन एमन साहब बड़ा ही अत्याचारी था। एमन साहब जो था वो अंग्रेज़ का एक अधिकारी था जो बहुत बड़ा अत्याचारी था। आए तो पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। यही निर्भीकता चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन है। निर्भीकता का मतलब होता है निडरता। क्या होता है? निडरता, ठीक है, ठीक है। निर्भीकता का मतलब क्या होता है? निडरता। जो पुंडलिक जी का एटीट्यूड था, उनका जो बगावत करने का तरीका था, वो देख करके चंपारण के लोग में भी बल आया और उन लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, ठीक है। पुंडलिक जी जब मना करते हैं कि अगर उसे आना है तो वो मेरे कक्षा में आए, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसका लगाम पकड़ने नहीं जाऊँगा। तो ये सुन करके चंपारण के किसान में भी क्या आया? बल आया और वो लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर खड़ा हो गए, ठीक है। आइए, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? देखिए, जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी। तो इस प्रकार उनकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया। चौर उसे कहा गया है जिनमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाता और इसमें खेती आसानी से होती। मन गहरे और विशाल ताल होते हैं, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाती थी। समझ में आई बात? चौर और मन क्या होता है ना, ठीक है। और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चौर और मन क्या होता, किसे कहते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रा ध्यान से रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? देखिए, लौरिया नंद नगर से एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट मिखनाथोरी तक जाती है। इस नदी का नाम है पैंड। क्या नाम है इस नदी का? नाम क्या है? पैंड। ये जो नदी है ये नांद नगर से निकल करके रामपुर और भितिहरवा होते हुए कहाँ जाती है? नेपाल के निकट जो एक गांव है थोरी तक, मिखनाथ थोरी तक जाती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पैंड नदी, ठीक है। इस पैंड नदी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक क्या की थी? यात्रा किया था, ठीक है। जब हमारे बुद्ध बिहार आते हैं तो क्या करते हैं, वो मगध के लिए जो रास्ता चुनते हैं वो उस नदी का छोर को चुनते हैं। नदी के किनारे किनारे वो क्या करते हैं? पूरी मगध के जंगलों की यात्रा करते हैं, ठीक है। आइए, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और यह शांग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत करिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, भैंसा लोटर में गंडक घाटी योजना के अंतर्गत एक बांध बन रहा था। देखो, भैंसा लोटन जो है ये एक गांव है, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र सम्मिलित था। भारतीय इंजीनियर मोटर बोट के माध्यम से उसके लेखक को दिखा रहे थे, पर लेखक कुछ और ही सोच रहा था। युग युग में होने वाली गज और ग्रह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। यहाँ ग्रह
है दैन्य और अभाव, उसके विशाल मुख में फंसा है जन समुदाय। ठीक है, उसका संकट समाप्त करने अथवा उसका उद्धार एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। नहरों की विराट नारायण की भुजाएं हैं, बिजली के तार ही नारायण का त्राणकर्ता चक्र है। लेखक मन ही मन इंजीनियर महोदय को नमन करता है, विश्वकर्मा मजदूरों को नमन करता है जो नारायण के नूतन विराट रूप में विधाता है, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करते अथवा नहीं, पर जिनके द्वारा बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भगन मंदिर ज्योतित हो उठेगा। देखिए, जब लेखक को, ठीक है, चंपारण का घुमाया जाता है बोट के जरिए, ठीक है, तो वो उस मोटर बोट पे बैठ करके, ठीक है, कुछ अलग ही तरह का विचार कर रहे थे। ठीक है, वो सोच रहे थे कि भाई ये जो इतना बड़ा जो ग्रह है, ठीक है, दैन्य और अभाव उसके विशाल मुख में फंसा है जन समुदाय, ये इतना बड़ा जो शहर है, ये इतना बड़ा जो राज है, जो इतना बड़ा जिला चंपारण है, उसकी बात वो कर रहे थे। ठीक है, कि बिहार का जो इतना बड़ा राज का जो इतना बड़ा जिला है चंपारण, उसमें लोग किस तरह से फंसे हुए हैं। इतना तो सुंदर है, इतना खूबसूरत है, यहाँ पे जंगलें हैं, बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं। आप चंपारण जाएंगे तो वहाँ भ्रमण करने के लिए आपका सबसे अच्छा जो है वो नदियों की सैर और जंगलों की सैर आप चाहेंगे तो चंपारण में कर सकते हैं, जो बड़ा ही सुंदर और मज़ेदार वहाँ पे आप लोगों को मज़े करने को मिलेगा। ठीक है, तो वही जब लेखक वहाँ से गुजरते हैं तो वो ऐसे ही मन में अपने विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन इंजीनियरों को नमन करते हैं जिन्होंने वहाँ पे उतने खूबसूरत पुल को बनाया था। ठीक है, वहाँ पे नहरों की जो विराट नारायण की भुजाएं जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो नहर थी वो ढेर सारी निकली हुई थी। ठीक है, तो इसको क्या कहा, विराट नारायण की भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो बिजली की तार थी, उन सभी को देख करके लेखक क्या करते हैं, वहाँ की तारीफ करते हैं और मन ही मन, ठीक है, उन सभी इंजीनियरों की क्या करते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जो भी मतलब विश्वकर्मा मजदूर लोहार को बोला जाता है, जो लोहा की काम करती है, उन सभी को भी वो क्या करते हैं, नमन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इनकी बुद्धि और परिश्रमा, मतलब कि उनकी बुद्धि और उनके मेहनत की गाथा क्या करते हैं, कवि अपने कविता के माध्यम से अपने कहानी में क्या करते हैं, अंकित करते हैं। ठीक है, आइए, वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी होती है वो एक ऐसी दृश्य दिखाती है, उस मूर्तियों से एक ऐसी झलक झलकती है जैसे मानो कि भाई उसमें किसी ने प्राण डाल दिए हो, है ना। वो ऐसा लगता है कि भाई अब ये मूर्तियाँ जो है वो हमसे बोल पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ के जो कलाकार थे जिन्होंने मूर्तियों को डिज़ाइन किया था, उनके बारे में भी लेखक क्या करते हैं, उन लोगों को नमन करते हैं। ठीक है, तो आइए, हम लोगों ने आज चैप्टर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने बड़े आसान शब्दों में दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, किसी और भी आसान तरीक़ा से कराया जाए तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। मैं को पूरी कोशिश करूँगा किसी और भी आसान तरह से समझाने की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।